जेई एडवांस 2018 का ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस टॉपिक का बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है। लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल कॉलम मैट्रिसेस b1 b2 b3 सच दैट b1 b2 b3 बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इन रियल वेरिएबल्स। ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है, 3 इक्वेशन है, 3 अननोन है, हैज़ एट लीस्ट वन सोल्यूशन। यानी कि b1 b2 b3 ऐसे कॉलम मैट्रिसेज हैं जहाँ पर इस सिस्टम का कम से कम एक सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट करता है। Then which of the following systems in real variables have at least one solution for each b1 b2 belonging to S? और ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं और इसमें 1 और मोर देन 1 ऑप्शन में भी करेक्ट। ये 3 इक्वेशन दे रखा है। कुछ कॉलम मैट्रिसेज होंगे b1 b2 b3 जिनके लिए ये 3 इक्वेशन कंसिस्टेंट होंगे। तो उन कॉलम मैट्रिसेज का आपने एक सेट S बना दिया। अब आपसे पूछा गया है कि उस सेट S में जितने भी एलिमेंट हैं फॉर ईच b1 b2 b3 बिलोंगिंग टू S, उस सेट में जितने भी एलिमेंट हैं सभी एलिमेंट्स के लिए कौन कौन से इक्वेशन कंसिस्टेंट हैं। हैव एटलीस्ट वन सोल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि कंसिस्टेंट है, वन सोल्यूशन हो जाए या इनफाइनाइट सोल्यूशन हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, एटलीस्ट वन सोल्यूशन पूछ रहा है आपसे। तो हमने इस इक्वेशन सेट का मैट्रिक्स फॉर्म लिख दिया। सेट S क्या है? सेट S वैसा सेट है किस चीज़ का? b1 b2 b3 का, जिसके लिए ये इक्वेशन सिस्टम कंसिस्टेंट है। मान लीजिए कि ये सेट S है। तो सेट S की क्या खासियत है? सेट S की खासियत ये है कि इसमें जो भी कॉलम मैट्रिसेज हैं, क्योंकि सेट S के एलिमेंट्स क्या होंगे b1 b2 b3 इस तरह का कॉलम मैट्रिक्स होगा, कॉलम वेक्टर होगा। तो सेट S की खासियत ये है कि इसके अंदर जितने भी कॉलम वेक्टर्स होंगे या कॉलम मैट्रिसेज होंगे इस तरह के b1 b2 b3, उन सभी b1 b2 b3 के लिए ये सिस्टम कंसिस्टेंट है, मतलब कोई ना कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। तो सबसे पहले तो ये सोचिए कि ये सेट S किस तरह का है, इसकी क्या खासियत है, इसकी क्या पहचान है। पहले इस सेट S को पहचानिए। उस सेट S की क्या खासियत होगी वो सब कुछ डिपेंड करता है कि ये कोएफिशिएंट मैट्रिक्स कैसा है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि ये सेट S जो है वो यूनिवर्सल सेट हो जाए, यानी कि दुनिया में जितने भी कॉलम वेक्टर हैं b1 b2 b3 सभी के सभी इस सेट S में लाई करें? हो सकता है, एक केस में हो सकता है। सोचिए किस केस में होगा। ये इक्वेशन क्या दे रखा है आपको? ये दे रखा है ax इज इक्वल टू b। मान लीजिए अगर ये A इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, यानी कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, यानी कि इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, तो हम लोग लिख सकते हैं x इज इक्वल टू A इन्वर्स b। बिल्कुल लिख सकते हैं। उस केस में क्या हो जाएगा? आप दुनिया का कोई भी b दीजिए, मैं आपको एक सोल्यूशन दे दूंगा, क्योंकि सीधे मुझे A इन्वर्स से उसको प्री मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि अगर A मैट्रिक्स अगर इन्वर्टिबल है, यानी कि डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0, तो उस केस में ये जो सेट S बना है ना वो तो यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। यानी कि दुनिया के जितने भी b1 b2 b3 मैट्रिसेस हैं इस तरह के सभी मैट्रिसेस के लिए, सभी कॉलम वेक्टर के लिए ये इक्वेशन कंसिस्टेंट हो जाएगा। दुनिया का कोई भी b वेक्टर है, कॉलम वेक्टर है, उसके करस्पॉन्डिंग एक x वेक्टर सॉल्यूशन वेक्टर मिल रहा है, यानी कि x y z मिल रहा है। लेकिन वो कब होता? वो तब होता जब ये एक कोएफिशिएंट मैट्रिक्स जो है इसका डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो होता, ये A इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हो जाता। लेकिन इस केस में देखिए ये जो A है ना इन्वर्टिबल मैट्रिक्स नहीं है। ये देखिए पहला कॉलम और दूसरा कॉलम। मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब भी आप इक्वेशंस पढ़िए ना तो पढ़िए ऐसे, लेकिन कोएफिशिएंट को ऐसे देखिए वर्टिकली। -1 2 1 यहाँ है 2 -4 -2, दिमाग खटका, अरे 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 -1 2 1 2 -4 -2, यानी कि इसका सब देखिए -2 टाइम्स है। यानी कि ये जो सेकेंड कॉलम है ना कॉलम 2, दिस C2 इज इक्वल टू -2 टाइम्स C1। सीधा सीधा देख रहे हैं ना, सेकेंड कॉलम इस मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम का -2 टाइम्स है। तो जब भी इस तरह का कोई मैट्रिसेज हो या इस तरह का डिटर्मिनेंट हो जिसका एक कॉलम दूसरे कॉलम का लीनियर मल्टीपल हो तो क्या होता है? उसका डेल्टा 0। ये तो बच्चा भी जानता है, आप लोगों ने डिटर्मिनेंट में जरूर पढ़ा होगा कि कोई एक डिटर्मिनेंट है जिसका एक कॉलम दूसरे कॉलम का -2 टाइम्स हो जाए तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है। यानी कि ये जो मैट्रिक्स है ना इन्वर्टिबल मैट्रिक्स नहीं है, इसका डेल्टा इज इक्वल टू 0 आ गया, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन तो नहीं है। अब इसमें इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन हो सकता है। तो हमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि b1 b2 b3 में ऐसा कंडीशन बताओ
ताकि इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करे, कम से कम एक सोल्यूशन ही एग्जिस्ट करे। तो B1 B2 B3 में क्या कंडीशन होगा, जो यहाँ पर R1 R2 और R3 में कंडीशन होगा, और इन तीनों रोज में कंडीशन तो होना ही है, क्योंकि हमने दिखा दिया कि ये जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट 0 है, यानी कि इसके ये जो तीनों रोज है ना लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, ये तीनों रोज लीनियरली डिपेंडेंट होंगे, एक दूसरे से रिलेटेड होंगे। रिलेशन क्या होगा, अल्फ़ा बीटा में थर्ड से फाइंड कर लीजिए, R3 इज इक्वल टू अल्फ़ा टाइम्स R1 प्लस बीटा टाइम्स R2। इस इक्वेशन के दोनों साइड में x कॉम्पोनेंट और y कॉम्पोनेंट को इक्वेट करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू अल्फ़ा टाइम्स -1 प्लस बीटा टाइम्स 2 बीटा हो गया। फिर आप y कॉम्पोनेंट को इक्वेट करिएगा तो हो जाएगा -2 इज इक्वल टू अल्फ़ा टाइम्स 2 माइनस ये हो जाएगा 4 टाइम्स बीटा। तो ये अल्फ़ा बीटा में आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन आ गया। आप चाहें तो z कंपोनेंट को भी लिख दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको 2 अननोन है तो 2 ही इक्वेशन चाहिए अल्फ़ा बीटा को फाइंड करने के लिए। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी 1/13, बीटा की वैल्यू हो जाएगी 7/13। R3 R1 और R2 में ये रिलेशन है। कौन सा रिलेशन है कि R3 इज इक्वल टू 1/13 टाइम्स R1 प्लस 7/13 टाइम्स R2, यानी कि अगर R3 R1 R2 में ये रिलेशन है तो B1 B2 B3 में भी यही रिलेशन होना पड़ेगा फॉर दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन टू बी कंसिस्टेंट। अगर आप चाहते हैं कि इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सोल्यूशन एग्जिस्ट करे तो B1 B2 B3 में ये कंडीशन होना चाहिए। B3 इज इक्वल टू 1/13 टाइम्स B1 प्लस 7/13 टाइम्स B2। इसको थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 13B3 इज इक्वल टू B1 प्लस 7B2। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो S सेट है ना उसका कंडीशन क्या हुआ कि S सेट में वही B1 B2 B3 लाई कर सकते हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें। ऐसा नहीं है कि कोई भी B1 B2 B3 मुंह उठाकर आ जाए बोले कि मुझे S में डाल लो। ये S बोलेगा कि नहीं, तुम सॉल्यूशन सेट तभी दे रहे हो जब 13B3 इक्वल टू B1 प्लस 7B2 है। सेट S को हमने डिफाइन किया कि सेट S की क्या पहचान है, उसका क्या क्राइटेरिया है कि कोई B1 B2 B3 इस सेट S में कब लाई करेगा, जब वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तब। अब आपको 4 अलग अलग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दे रखा है और पूछा है कि इनमें से कौन कौन सा सिस्टम ऑफ इक्वेशन है जो इस सेट S में बिलोंग करने वाले हर कॉलम मैट्रिक्स के लिए कंसिस्टेंट है। ध्यान दीजिए, फॉर ईच, यानी कि जितने भी इस सेट S में कॉलम मैट्रिसेज हैं उन सभी के लिए कौन कौन सा इक्वेशन कंसिस्टेंट हो सकता है, मिनिमम एक सॉल्यूशन होना चाहिए। तो अब हम लोग इन चारों इक्वेशन को भी मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दें। यहाँ पर जो इक्वेशन थे ना 3 इक्वेशंस इन 3 अननोन, उसके जो कोएफिशिएंट है ना बस वही है। ये P1 P2 P3 P4 मैट्रिसेस बस वही हैं जो 3 इक्वेशंस लिखे हुए हैं ना हर ऑप्शन के सामने, उन इक्वेशंस के कोएफिशिएंट को हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब आपसे क्या पूछा है कि इन चारों में से कौन कौन है जो इस सेट S के हर कॉलम मैट्रिसेस के लिए कंसिस्टेंट है। सिर्फ एक के लिए नहीं, क्वेश्चन की वर्डिंग में ध्यान दीजिएगा, फॉर ईच B1 B2 B3 बिलोंगिंग टू S। हर सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है, उसमें आपको एक कोएफिशिएंट मैट्रिक्स मिला है। मान लीजिए कि अगर ये जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स मिला है इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ जाता है, किसी का अभी आया है कि नहीं आया है वो बात की बात है। मान लीजिए कि ये जो चारों कोएफिशिएंट मैट्रिसेज हैं किसी का अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ जाता है, मान लीजिए कि P1 वाले का नॉन जीरो है। इक्वेशन क्या है, P1 x दिस इज इक्वल टू B। ये x क्या है, कॉलम वेक्टर है, B क्या है, कॉलम वेक्टर है, P1 क्या है, ये मैट्रिक्स है। अगर ये P1 मैट्रिक्स उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो आप क्या लिख सकते हैं, सिंपल x इज इक्वल टू P1 इनवर्स इंटू B। क्योंकि अगर इस P1 का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है इसका मतलब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। इन्वर्स एग्जिस्ट करता है इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन, ऐसे लिख दीजिए P1 इन्वर्स इंटू B। इसका मतलब ये हुआ कि जो राइट हैंड साइड में जो B वेक्टर है ना, B वेक्टर क्या है बेसिकली B1 B2 B3, दुनिया में कोई भी B1 B2 B3 हो उसके लिए तो सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। तो देखिए अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉन जीरो है इसका मतलब वो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स इन्वर्टिबल हो गया। अगर कोएफिशिएंट मैट्रिक्स इन्वर्टिबल हो गया तो आप B कुछ भी लाकर उसको दीजिए, गधा घोड़ा उल्लू कुछ भी लाकर दीजिए, हर किसी के लिए वो सॉल्यूशन आपको प्रोड्यूस कर देगा। तो आप S सेट में से कोई भी वेक्टर दीजिएगा P1 को, वो आपको सॉल्यूशन दे देगा। यानी कि अगर ये P1 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो ये ऑप्शन को सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि ऑप्शन में क्या पूछा है
कि विच ऑफ दीज फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ इक्वेशन हैज़ एट लीस्ट वन सोल्यूशन फॉर ईच बी बिलोंगिंग टू दिस सेट एस। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर इनमें से कोई P1, P2, P3, P4 अगर उसका डिटर्मिनेंट ही 0 हो गया तो वो सिर्फ इस सेट S के एलिमेंट के लिए नहीं, दुनिया में यूनिवर्सल सेट में जितने भी एलिमेंट होंगे ना, जितने भी कॉलम वेक्टर्स होंगे B1, B2, B3 के, सभी के लिए सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। सिर्फ इस सेट S की बात नहीं है, इस सेट S के बाहर भी जो एलिमेंट हैं, कॉलम मैट्रिसेज हैं, उनके लिए भी X एग्जिस्ट करेगा, और नेचुरली सेट S में जो एलिमेंट हैं, जो कॉलम मैट्रिसेज हैं, उनके लिए तो करेगा ही करेगा। यानी कि पहला क्राइटेरिया तो हम लोग ये लेते हैं कि इस P1, P2, P3, P4 में कौन कौन सा ऐसा मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है। डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हुआ यानी कि सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है P1 इनवर्स इंटू B एंड दिस एग्जिस्ट फॉर ईच B, यानी कि दुनिया का कोई भी B1, B2, B3 किसी भी आर्बिट्ररी तरीके का भी कॉलम वेक्टर क्यों ना हो, चाहे वो इस सेट S का हो या सेट S के बाहर का हो, सबके लिए सोल्यूशन वेक्टर एग्जिस्ट करता है। तो सबसे पहले हम लोग P1, P2, P3, P4 का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। P1 जो है इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा। आप अलोंग फर्स्ट कॉलम जब इसको एक्सपैंड करेंगे ना, तो देखिए 1 इंटू 6 to 24 माइनस 10 14 प्लस 1 और ये हो जाएगा 5 2 10 10 माइनस 12 माइनस 2 14 माइनस 2 12, यानी कि ये नॉन जीरो आ गया। नॉन जीरो आ गया इसका मतलब मेरा काम तो बन गया भाई। तो इस P1 मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है। डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है इसका मतलब आप लिख सकते हैं कि P1 x इज इक्वल टू, अगर B वेक्टर है तो x इज इक्वल टू P1 इनवर्स B फॉर ऑल कॉलम वेक्टर इन दिस वर्ल्ड, यानी कि इस सेट S के भी हर एलिमेंट के लिए सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, यानी कि A ऑप्शन तो सही हो गया। अब B ऑप्शन में जो मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करिएगा तो इसका डिटर्मिनेंट जीरो आ जाएगा। वो ऐसे जीरो आएगा क्योंकि ये जो थर्ड रो है ना, इसमें अगर आप मैं ये ऑपरेशन कर दें R3 गोज टू R3 प्लस R1 जो होता है ना, यानी कि थर्ड रो में आप क्या करिए कि फर्स्ट रो को ऐड कर दीजिए। थर्ड रो में फर्स्ट रो को ऐड करिए तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो सेम रहेगी। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 1 3। मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि थर्ड रो के जो ज़्यादा एलिमेंट जीरो हो जाएंगे, फिर हो जाएगा 5 2 6, फिर हो जाएगा -1 0 0। ये हो गया डिटर्मिनेंट किसका, P2 का। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा -1, ये क्या है 6 और 2 - 3 6, यानी कि ये ज़ीरो हो गया, यानी कि इसका डिटर्मिनेंट तो ज़ीरो हो गया। यानी कि इसके केस में यूनिक सोल्यूशन तो है नहीं। अब सोल्यूशन होगा नहीं होगा, इस सेट के हर एलिमेंट के लिए सोल्यूशन ये देगा नहीं देगा राम जाने, यानी कि बी ऑप्शन तो अभी वेट एंड वॉच मोड में है, इसको तो वेटिंग लिस्ट में रखिए। उसी तरह ये जो थर्ड ऑप्शन है उसमें जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है, देखिए ये -1 2 1 है, ये 2 -4 -2 है। आप देख कर ही बता सकते हैं कि जो सेकेंड कॉलम है ना C2, दिस इज इक्वल टू -2 टाइम्स फर्स्ट कॉलम। देखिए ये 2 है, ये -1 है, ये -4 है, ये 2 है, ये -2 है, ये 1 है। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0 होगा। आप वो नहीं तो आप ये भी देखिए कि जो थर्ड रो है ना 1 - 2 5, ये क्या है, फर्स्ट रो का -1 टाइम्स है। R3 इज इक्वल टू -R1, डिटर्मिनेंट 0 हो गया, यानी कि C ऑप्शन भी वेट एंड वॉच मोड में है। अब D देखते हैं इसका डिटर्मिनेंट 0 है कि नहीं। इस मैट्रिक्स में अभी सिर्फ ये एलिमेंट 0 है। अगर हम लोग चाहें तो इस एलिमेंट को भी 0 कर सकते हैं। आप ये रो ऑपरेशन करिए कि R3 को हम लोग कर देते हैं R3 -2 टाइम्स R1। -2 टाइम्स R1 करने से क्या होगा, देखिए ये 4 है, तो जब 2 टाइम्स R1 करेंगे तो ये वाला एलिमेंट 0 हो जाएगा। तो ये जो है ना यहाँ भी 0 आ जाएगा, यहाँ 0, तो इसका डिटर्मिनेंट निकालना आसान होगा। ये सब सिंपल ट्रिक है जो आप लोग करते ही होंगे। तो ये डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, 1 2 5, तो ऊपर में रहेगा ही, 2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और यहाँ पे जब करेंगे R3 -2 टाइम्स R1 तो हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 0, और -5 -2 टाइम्स 5 यानी कि -15। तो अब इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेते हैं, अलॉन्ग सेकेंड कॉलम एक्सपैंड करते हैं, तो ये 2 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा -2 इंटू हो जाएगा -15 इंटू -30 -3, यानी कि -30 प्लस 3 हो जाएगा, यानी कि -27 इंटू -2, दिस इज इक्वल टू 54, यानी कि ये जो P4 मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट आ गया 54, यानी कि इसका भी डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो है। डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो है, इसका मतलब क्या हो गया, वही लॉजिक लगाइए जो हमने A में लगाया था। P4 का डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो है, इसका मतलब P4 इंटू एक्स दिस इज इक्वल टू B वेक्टर। तो इस P4 मैट्रिक्स का आप इन्वर्स निकाल सकते हैं। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P4 इनवर्स इंटू B। इसका मतलब दुनिया में जितने भी कॉलम मैट्रिसेज हों, कॉलम वेक्टर हों, सबके लिए सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है।
तो ये जो S सेट है उसके हर एलिमेंट के लिए तो ऑब्वियसली करेगा, यानी कि D ऑप्शन भी सही हो गया। A और D ऑप्शन को हटा देते हैं क्योंकि ये दोनों तो सही ऑप्शन हो गए, इनका डेल्टा नॉन ज़ीरो आ गया। जहाँ पर डेल्टा की वैल्यू ज़ीरो आ गई इसका मतलब ये मैट्रिक्स इन्वर्टिबल नहीं है, इसका मतलब इसके रोज जो है ना उनमें कुछ लीनियर डिपेंडेंस है, उनमें कुछ रिश्तेदारी है। क्या रिश्तेदारी है हम लोग वही फाइंड करेंगे। तो अब इस P2 मैट्रिक्स में देखते हैं इसके जो रोज है ना R1, R2, R3 इनमें कुछ रिलेशनशिप है। कैसा रिलेशनशिप है वही हम फाइंड करते हैं। लिख देते हैं कि R3 इक्वल टू अल्फा टाइम्स R1 प्लस बीटा टाइम्स R2। तो इसका हम लोग करस्पॉन्डिंग XYZ कॉम्पोनेंट इक्वेट करेंगे तो हो जाएगा -2 इक्वल टू अल्फा इंटू 1 प्लस 5 बीटा, और एक और इक्वेशन आ जाएगा -1 इक्वल टू अल्फा इंटू 1 प्लस 2 बीटा। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू आ जाएगी, अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू -1/3। यानी कि ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उसके रोज में कैसा रिलेशन है, R3 इज इक्वल टू -1/3 टाइम्स R1 प्लस R2। आप यहाँ से भी देख सकते हैं, आप अगर इन दोनों रोज को ऐड कर देना 5 + 1 6, 2 + 1 3, 6 + 3 9, तो ये क्या है, ये जो थर्ड रो है ये इन दोनों के सम का -1/3 टाइम्स है, 3 से डिवाइड करके माइनस कर देना है। अगर इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन P2x इक्वल टू B2 को कंसिस्टेंट होना है, इसका मतलब ये जो B वेक्टर है ना क्या है, वो B1 B2 B3 है। तो इस B1 B2 B3 को क्या रिलेशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा, यही रिलेशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा। यानी कि रिलेशन क्या हो जाएगा, B1 प्लस B2 इक्वल टू -3 टाइम्स B3। क्यों आया, क्योंकि अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू -1/3 थी। रिलेशन इसमें क्या आया कि -3 टाइम्स R3 दिस इज इक्वल टू R1 प्लस R2। यानी कि सेकेंड मैट्रिक्स जो P2 है इसमें B1 B2 B3 में क्या रिलेशन होना चाहिए, अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करना है तो ये रिलेशन होना चाहिए। यानी कि इसका जो B सेट है जिसमें सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है वो एक अलग ही सेट बना रहा है जिसमें कंडीशन ये होना चाहिए B1 प्लस B2 इक्वल टू -3 B3। ये कहाँ से आया, क्योंकि रोज़ के बीच में ये रिलेशन है। यानी कि इसको अगर हम अलग एक सेट नाम दे दें, S2 दे दें, तो सेट S2 कैसा बनेगा, सेट S2 ये बन जाएगा, और इसमें कंडीशन क्या आएगी, उसमें कंडीशन ये आ जाएगी B1 प्लस B2 इक्वल टू -3 B3। सेट S का क्या कंडीशन है, 13 B3 इक्वल टू B1 प्लस 7 B2। और हो सकता है कि दोनों सेट में कुछ बीच में इंटरसेक्शन हो, कुछ ऐसे एलिमेंट हो सकते हैं जो इस सेट S में भी लाई करते हैं और इस सेट S2 में भी लाई करते हैं। तो ये दो सेट कैसे बना इसको समझिए। अब बहुत से स्टूडेंट्स तो ये करेंगे कि सर A और D तो सही ऑप्शन मिल गया, छोड़िए इसको B और C क्यों गलत है क्यों देखना। लेकिन ये चेक करना जरूरी है कि हो सकता है B और C भी सही ऑप्शन हो जाए। इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता हुआ जितने भी कॉलम वेक्टर्स हैं दुनिया में उनका मैंने एक सेट S2 बना दिया है। अब इस सेट S2 और इस S में कुछ इंटरसेक्शन हो सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है ना, इसको भी सेटिस्फाई करे इसको भी सेटिस्फाई करे, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन क्वेश्चन मुझसे क्या पूछ रहा था, क्वेश्चन मुझसे ये पूछा था कि ये जो सेकेंड सिस्टम ऑफ इक्वेशन है या जो थर्ड सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो जितने भी S के अंदर एलिमेंट है, यहाँ पर हैं यहाँ पर हैं, ये सारे जो भी एलिमेंट हैं उन सभी के लिए कंसिस्टेंट होना है। लेकिन ये मैट्रिक्स मुझे क्या बता रहा है, ये मैट्रिक्स मुझे बता रहा है कि अगर B1 B2 B3 में ये रिलेशन होगा तब तो इक्वेशन कंसिस्टेंट हो जाएगा, अगर ये रिलेशन नहीं होगा तो इक्वेशन कंसिस्टेंट नहीं होगा, इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो क्या कोई ऐसा एलिमेंट है जो इस सेट S में है और सेट S2 में नहीं है, क्या कोई ऐसा एलिमेंट मतलब ऐसा B1 B2 B3, क्या कोई ऐसा B1 B2 B3 है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, यानी कि वो सेट S में है लेकिन इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है। बिल्कुल हो सकता है, ऐसे तो हजारों इनफाइनाइट B1 B2 B3 होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसा एक सेट लेता हूँ, B1 की वैल्यू है 0, B2 की वैल्यू है 13, तो B3 की वैल्यू क्या होगी 7। ये S में लाई करेगा, बिल्कुल लाई करेगा क्योंकि ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। 13 टाइम्स 7 इज इक्वल टू 0 प्लस 7 टाइम्स 13, बिल्कुल है। यानी कि ये जो B1 B2 B3 वेक्टर है इस सेट S में लाई करता है। क्या ये कॉलम वेक्टर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, नहीं करता है। आप B1 प्लस B2 कर दीजिए तो 13 हो गया, दिस इज नॉट इक्वल टू -3 इंटू 7। यानी कि ये जो एलिमेंट है ये S2 में लाई नहीं करता है, ये एलिमेंट कहीं यहाँ पर लाई कर रहा है, ठीक है। यानी कि ये एलिमेंट S में लाई करता है लेकिन S2 में लाई नहीं करता है।
और क्वेश्चन मुझसे क्या पूछ रहा था, ऐसे इक्वेशन सेट बताओ जो S के हर एलिमेंट के लिए कंसिस्टेंट हो। तो ये 0, 13, 7 अगर आप लिख देंगे B1, B2, B3 की जगह 0, 13, 7 और इक्वेशन लिख देंगे कि P2x इज इक्वल टू 0, 13, 7, तो क्योंकि 0, 13, 7 इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है B1 प्लस B2 इज इक्वल टू -3 B3 को, इसीलिए उस केस में ये इक्वेशन कंसिस्टेंट नहीं होगा। क्वेश्चन पूछ रहा था कि वैसे कौन कौन से इक्वेशन हैं जो S सेट के हर एलिमेंट के लिए कंसिस्टेंट है। इसका मतलब बी तो सही ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मैंने एक ऐसा एलिमेंट ढूंढ निकाला और ऐसे हजारों और एलिमेंट होंगे, हजारों ऐसे और B1, B2, B3 होंगे जिसके लिए ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन P2x इज इक्वल टू B वेक्टर ये कंसिस्टेंट नहीं हो, जिसके लिए सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता हो, यानी कि बी सही ऑप्शन नहीं है। तो ये लंबा थोड़ा सा लॉजिक था, क्योंकि मैंने इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया। ये जो कंडीशन है ना P2x इज इक्वल टू B, ये B1, B2, B3 में अपना एक अलग कंडीशन दे रहा है। पहले से जो फर्स्ट सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो था क्वेश्चन में, उसका एक अपना अलग कंडीशन था 13B3 इक्वल टू B1 प्लस 7B2। तो ऐसे एलिमेंट होंगे जो इस कंडीशन को तो सेटिस्फाई करते हैं लेकिन इसको नहीं करते हैं, जैसे कि ये। तो उस केस में क्या हो जाएगा, अगर आप इस कॉलम वेक्टर को यहाँ पर डाल देंगे P2x इक्वल टू B की जगह आप 0, 13, 7 लिखेंगे तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। C के केस में तीनों रोज के बीच में क्या रिलेशन है, तो बहुत ही सिंपल है। आप यहीं से देख सकते हैं कि जो रो 3 है वो रो 1 का -1 टाइम्स है, रो 3 इक्वल टू -1 टाइम्स रो 1, और जो रो 2 है फर्स्ट रो का -2 टाइम्स है, -2 टाइम्स रो 1। बहुत सिंपल है, आप देख कर ही बता सकते हैं, इसके लिए आपको अल्फा बीटा करने की जरूरत भी नहीं है। इसका मतलब जो B1, B2, B3 में रिलेशन होगा कैसा होगा कि B3 इज इक्वल टू हो जाएगा -2 टाइम्स B1 और B2 इज इक्वल टू हो जाएगा -2 टाइम्स B2। ये सेटिस्फाई होना पड़ेगा, ये सेटिस्फाई होगा तभी ये थर्ड सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट होगा, उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। यानी कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हुआ अगर मैं एक सेट बना दूं तो उसका नाम अगर हम लोग S3 कर देते हैं, तो इस S3 का क्या कंडीशन है, कंडीशन ये है कि ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे एलिमेंट हो सकते हैं जो यहाँ पर हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो और इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करते हो, बिल्कुल हो सकते हैं ना। अभी जो मैंने पिछला केस लिया था उसी को ले लीजिए। पिछले केस में मैंने क्या लिया था, 0 था B1 और B2 को मैंने 13 कर दिया था और B3 हो गया था 7। ये जो एलिमेंट है 0, 13, 7 वो यहाँ पे लाई कर रहा है, सेट S में लाई करता है, लेकिन वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब अगर आप यहाँ पर B की जगह ये डाल देंगे ना 0, 13, 7, तो ये जो इक्वेशन है, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन वो कंसिस्टेंट नहीं रहेगा, इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इस केस में भी C सही ऑप्शन नहीं है, B भी सही ऑप्शन नहीं है। मान लीजिए ऐसा कभी P2 और P3 मैट्रिक्स आ जाए कि जो S2 में या S3 सेट के लिए जो कंडीशन आ रहा है वो इससे कुछ बड़ा ऐसा कंडीशन आ गया कि वो S को भी अपने अंदर समा लिया है, तो उस केस में क्या होता, ऑप्शन सही हो जाता। ये सेट क्या था S2, वैसे B1, B2, B3 जिसके लिए ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट है। तो हमने देखा कि B1 प्लस B2 इक्वल टू -3 B3 का ये जो सेट बनाया वो ऐसा है। ये कुछ एलिमेंट्स हैं जो S में है लेकिन S2 में नहीं है। लेकिन मान लीजिए कि ये P2 इस तरह का अजीबोगरीब होता कि इससे जो कंडीशन आता है S2 के लिए वो ऐसा होता है जो पूरा ऐसे हो जाता है, यानी कि S को अपना एक छोटा सबसेट बना लेता है। तो उस केस में क्या होता है, जो भी वेक्टर S2 में लाई कर रहे हैं, यानी कि जो भी वेक्टर इस इक्वेशन को कंसिस्टेंट बना रहे हैं वो नेचुरली इस S सेट में भी लाई करते हैं। तो S2 सेट अगर इस S सेट को कंटेन कर लेता अपने अंदर, इसका मतलब S सेट में जो भी एलिमेंट है, यहाँ पर जो भी एलिमेंट है हर कोई इस S2 सेट के कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर वैसा होता तो, जो नहीं हुआ इस क्वेश्चन में, उस केस में क्या होता, बी ऑप्शन सही हो जाता। तो इसलिए आंख मूंद करके कि सिर्फ डेल्टा 0 हो गया हम लोग इस बी और सी ऑप्शन को गलत कर दे, ऐसा नहीं करना चाहिए। देखना चाहिए कि ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है कंसिस्टेंट हो रहा है तो किस कंडीशन के लिए। क्या ऐसा हो सकता है कि वो कंडीशन इतना लार्ज है कि जो सेट S वाला कंडीशन है उसको अपने अंदर समा लिया है, ऐसा हो सकता है क्या? अगर हो सकता तब बी ऑप्शन भी सही हो जाता, लेकिन वैसा हो ना सका। इसी क्वेश्चन का एक बहुत ही अच्छा एक्सटेंशन हो सकता है, ये क्वेश्चन मैंने खुद से फ्रेम किया है, हो सकता है कि आज नहीं कल कभी जेईई एडवांस्ड में ये क्वेश्चन पूछा जाए।
ये क्वेश्चन देखिए क्या है, शुरुआत तो इसकी बिल्कुल सेम है। लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल कॉलम मैट्रिसेस B1 B2 B3 सच दैट B1 B2 B3 बिलोंग्स टू R एंड द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इन रियल वेरिएबल दिस इज हैज एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। फाइंड पॉसिबल वैल्यूज ऑफ B1 B2। देखिए B3 इसमें ऑलरेडी गिवन है। इफ x प्लस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू B1 दिस हैज एटलीस्ट वन सॉल्यूशन फॉर अ B1 B2 B3 बिलोंगिंग टू S। ये जो सेट ऑफ इक्वेशन है ना, ये उस क्वेश्चन का जो B वाला इक्वेशन था वो है। अब मैंने क्या किया है कि B3 की जगह यहाँ पे 3 लिख दिया है। मैं पूछ रहा हूँ कि अगर B1 B2 B3 है इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में और B3 की वैल्यू ऑलरेडी 3 गिवन है, तो आपसे पूछा गया है कि B1 और B2 की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है, और यहाँ पर आपको 3-4 ऑप्शन दे देगा, वन और मोर देन वन ऑप्शन में भी करेक्ट, सच दैट दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज एटलीस्ट वन सोल्यूशन फॉर अ B1 B2 B3 बिलोंगिंग टू S। इस केस में देखिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि फॉर ईच B1 B2 B3 बिलोंगिंग टू S, यानी कि जो सेट S है ना उसमें से कोई भी एक B1 B2 B3 के लिए ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट हो जाए विद द कंडीशन की B3 उसका 3 होना चाहिए। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप वीडियो को यहीं पर पॉज करके इस क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट करिए। तो अब मैं इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करता हूँ। ये देखिए इस क्वेश्चन में जो मैंने ये इक्वेशन लिया है ना, ये कहाँ से लिया है, पिछला क्वेश्चन में जो P2 मैट्रिक्स था ना, P2 x इक्वल टू B2, एग्जैक्टली वही मैंने लिया है। x प्लस वाई प्लस 3z एग्जैक्टली वही सेम सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो सेकेंड ऑप्शन में था मैंने ले लिया है। बस ये किया है कि B3 की जगह यहाँ पे 3 कर दिया है। और मैं पूछ क्या रहा हूँ कि अगर इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को कंसिस्टेंट होना है फॉर अ पर्टिकुलर B1 B2 B3 बिलोंगिंग टू दिस सेट S, तो B1 और B2 की क्या पॉसिबल वैल्यू होगी। अब बहुत ही सिंपल है, अगर आपने ये वेन डायग्राम बना लिया तो आपको समझिए कि 2 मिनट में इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। हमने ये तो सेट S को पहले ही डिफाइन कर दिया क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट से कि 13B3 इज इक्वल टू B1 प्लस 7B2 होना चाहिए। ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है जो B ऑप्शन में है ये वाला, इससे हमने कंडीशन ये निकाला कि अगर इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को कंसिस्टेंट होना है, यानी कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करना है, तो B1 प्लस B2 को -3 B3 होना पड़ेगा। और अब मैं पूछ रहा हूँ कि ऐसा B1 B2 की पॉसिबल वैल्यू बताओ ताकि B3 तो ऑलरेडी आपका 3 गिवन है, B3 3 हो गया है, और B1 B2 क्या हो सकता है फॉर एनी वेक्टर बिलोंगिंग टू S। ये जो वेक्टर B1 B2 B3 है मैं बोल रहा हूँ कि S में बिलोंग करेगा, और अगर इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को कंसिस्टेंट होना है, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करना है, तो उसको ये कंडीशन सेटिस्फाई करना है, तो उसको S2 में भी बिलोंग करना है। यानी कि इस वेक्टर को B1 B2 B3 को कहाँ बिलोंग करना पड़ेगा, दोनों सेट के इंटरसेक्शन में बिलोंग करना पड़ेगा। तो B1 B2 क्या हो जाए ताकि ये कंसिस्टेंट भी हो जाए और B1 B2 B3 इस सेट S में भी बिलोंग करें। तो यानी कि इस B1 B2 B3 को S और S2 के इंटरसेक्शन में बिलोंग करना है। इंटरसेक्शन में बिलोंग करना है यानी कि दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। यानी कि B1 प्लस B2 क्या हो जाएगा, B3 तो ऑलरेडी गिवन है तो क्या हो जाएगा -3 × 3 -9, और B1 प्लस 7B2 हो जाएगा यहाँ से 13 B3 यानी कि 39। B1 की वैल्यू हो जाएगी -17 और B2 की वैल्यू हो जाएगी 8। तो देखिए B1 B2 B3 जो कॉलम वेक्टर है क्या बनेगा, -17 8 और 3। आप देख सकते हैं कि ये जो -17 8 3 है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है और वो इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। यानी कि ये जो कॉलम वेक्टर है -17 8 3, ये ऐसा वेक्टर है कि ये S में भी बिलोंग करता है और साथ ही साथ S2 में भी बिलोंग करता है। ये कहीं यहाँ बिलोंग करता है।